Hello students, I am from Intern Bay. I am Vivek Gujar and I am teaching you HTML. Okay, so now we begin. आज देखो कल हमने पढ़ा था कि कैसे हम फॉर्म बनाते हैं, कैसे फॉर्म्स में लेबल डिसाइड करते हैं, ठीक है। और कल का अगर आप बोलते हैं कमेंट सेक्शन में कि कल का रिपीट करना है तो हम रिपीट भी कर सकते हैं क्योंकि कल थोड़ा ज़्यादा मैसी हो गया था, ठीक है। और जिन बच्चों को समझ नहीं आया होगा तो हम आगे की क्लास में उसको रिपीट कर देंगे, ठीक है। अगर आप बोलते हैं तो ओके, वैसे रिपीट करेंगे नहीं, अगर आप बोलते हैं तो हम रिपीट कर देंगे। कल हमने पढ़ा था फॉर्म्स, ओके, और कैसे फॉर्म्स बनाते हैं, कैसे उसमें लेबल लगाते हैं, कैसे उसमें अलग अलग टाइप्स की टेक्स्ट डालते हैं, ओके। और आज हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे कि कैसे आईडी और सिलेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। आईडी और क्लासेस क्या होती है, न्यू चीज पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आईडी क्लासेस के लिए क्या करना है, अब स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। देखिए हम जैसे बॉडी में है, ठीक है, ये सब बॉयलर प्लेट लगानी आती होगी आपको। देखो बॉयलर प्लेट कैसे लगाते हैं, ये कुछ भी नहीं है। बॉयलर प्लेट शिफ्ट 1 दबा के ये वाला साइन आ जाएगा, फिर एंटर कर दो, ये बॉयलर प्लेट लग जाएगी, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट की हमने कल टाइटल भी बताया था कि कैसे टाइटल लगाते हैं। टाइटल की बस ये लगा देना है, जैसे मैंने लिख दिया माय वेबसाइट, ओके, एंड सेव कर देना, तो ये टाइटल लग जाएगा। टाइटल क्या है, लेवल है जो वेबसाइट के जो टैब है ना उसके टॉप पे लगता है, ओके। सो इसको हम कर देते हैं स्टॉप लाइव लाइव सर्वर कर देते हैं, और लाइव सर्वर को ऑन कर देते हैं, ठीक है। अब हम लाइव सर्वर पे पहुंच जाएंगे, हम देख पाएंगे कि यहाँ पे वेबसाइट कैसे कैसे ऐड हो रही, कैसे कैसे चल रही है, ओके। सो अब इसके बाद हम समझेंगे कि आईडी और क्लासेस क्या होती है। कल मैंने थोड़ा सा बता दिया था कि क्या होती है, बट अभी हम ब्रीफ में समझेंगे, ओके। सो क्या करना है, पहले हम ड्यू टैग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ड्यू टैग का इस्तेमाल मैंने कल बता दिया था कैसे करते हैं, ठीक है, पिछली वीडियो में बता दिया था। और चलिए, जैसे आईडी और क्लासेस में डिफरेंस क्या है, एक होती है आईडी, ठीक है, और दूसरी होती है क्लास। ये दो तरीके हैं। राहुल की 12, ठीक है, तो विवेक की क्लास भी हम 12 दे सकते हैं। ये डिफरेंस होता है आईडी एंड क्लासेस में, ओके। जैसे लाइक क्लास हम मान लेते हैं सरनेम के नाम से। सरनेम जैसे मेरा नाम है विवेक, मेरा नाम पूरा नाम है विवेक गुजर, ठीक है। तो ये जो विवेक है ना, ये हो गई आईडी, और ये हो गया क्लास, ठीक है। अब अगर मेरा कोई ब्रदर आ जाता है, जैसे मेरे बड़े भाई का नाम है रितेश, ठीक है, और उसका नाम है उसका सरनेम जो है वो है गुजर, ठीक है। तो रितेश क्या हुई, उसकी आईडी हो गई। और देखो गुजर को हम वापस से लिख पा रहे हैं, गुजर को हम यूनिकली नहीं बोल पा रहे, हम उसको वापस से लिख पा रहे हैं, तो उसको हम क्लास बोल देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड क्लासेस। अब इनको लगाते हैं कैसे, इनको लगाते हैं ऐसे, डिव टैग के ऐसे अंदर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैंने को आईडी चाहिए, आईडी चाहिए, आईडी मैंने लिख दी यहाँ पर कि विवेक इसकी आईडी है, इस डिवीजन टैग की, जो ये डिवीजन टैग है इसकी आईडी है विवेक, ठीक है। और जो क्लास है इसकी, क्लास जो है इसकी वो है गुर्जर, ओके, ठीक है। तो और जो ये डिवीजन टैग है, ठीक है, दूसरा डिवीजन टैग बनाते हैं हम, और इसके अंदर ये देखो, ये वाला तो अलग है, और इसके अंदर हम लिख देते हैं आईडी, और इसके अंदर हम लिख देते हैं, इस आईडी का नाम भी हम विवेक कर देते हैं, और इसका नाम भी हम, इसका क्लास जो है, जो सरनेम है मेरा, वो लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो, ये देखो, हमने जब क्लास सेम दी तो इसने कोई मना नहीं की, हमें कोई रोका टोका नहीं, कुछ नहीं। पर जो हमने जो आईडी है वो सेम दे दी, तो इसको प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। जब हमने आईडी सेम दे दी ना, तब इसको प्रॉब्लम हो गई। देखो ये येलोइश लाइन दिख रही होगी आपको, येलोइश लाइन दिख रही होगी जो नीचे वाली आईडी है इसके नीचे, ठीक है। क्योंकि ये बोल रहा है कि हमने पहले ही आईडी, एक विवेक नाम की आईडी तो हम पीछे दे रखी है ना, ऊपर दे रखी है, तो फिर नीचे क्यों दी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड क्लासेस,
ठीक है। अब जो क्लास है ना, हम उसमें और भी ये जैसे ये जो क्लास है, इसके अंदर हम और भी दे सकते हैं नाम। जैसे मैंने इस क्लास का नाम रितेश मान लो, रितेश लिख दिया। ठीक है। मैं इस क्लास का नाम कुछ भी क्लास भी लिख सकता हूँ। क्लास तो नहीं, चलो कुछ और लिखते हैं। फेव लिख देता हूँ, फेव। ठीक है, बहुत सारे नाम दे सकते हैं। ठीक है। और क्लास के नाम रिपीट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने आईडी लिख दी तो हम क्लास भी लिखें, जरूरी नहीं है। हम सिर्फ आईडी से भी काम चला सकते हैं किसी में, या फिर हम सिर्फ क्लास से भी नाम चला सकते हैं। देखो ये आईडी भी लिख सकता हूँ, सिर्फ क्लास भी लिख सकता हूँ। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड क्लासेस। ठीक है। अब आईडी और क्लासेस समझ ली। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि इन आईडी और क्लासेस का काम क्या है। ठीक है, कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई क्यों करना है। जब हमने पहले से इसको लिख दिया है तो हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई क्यों करें। हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई इसलिए करें क्योंकि जैसे अब हम जाएंगे सीएसएस में, और जब हम सीएसएस में किसी भी को भी जब कलरिंग कर रहे होंगे, जब हम उसका स्टाइलिंग कर रहे होंगे, ठीक है, तब हमको जरूरत पड़ेगी इस चीज की कि जैसे मान लो मुझे एक कोई सा पैराग्राफ है। जैसे मानो मैंने एक पैराग्राफ लिखा, ये पैराग्राफ लिख दिया। ठीक है, मैंने ये पैराग्राफ लिखा। ठीक है, ये पैराग्राफ में मैंने लिख दिया कि आई एम स्टूडेंट, स्टूडेंट एंड ओके आई एम स्टूडेंट, बस ये पैराग्राफ लिखा। ठीक है। अब इस पैराग्राफ में, ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, अब मुझे इसको कलर करना है। तो अब इसके ऊपर एक और पैराग्राफ लिख दिया, मान लो एक और पैराग्राफ, और इसमें लिख दिया आई एम विवेक। ठीक है, इसमें एक और लिख दिया आई एम विवेक। अब ये दो पैराग्राफ है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि हमको कौन से वाले में रेड करना था और कौन से वाले में कलर ब्लू करना था। तो ये जो सिलेक्टर्स होते हैं ना, आईडी और क्लासेस, यहाँ से ही हमको पता पड़ता है कि हमको क्या करना है। मतलब कौन सी उसको आईडी, कौन सी आईडी को, कौन सी क्लास को हमको करना है, तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं इस हेल्प से। ओके। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है एंटिटीज। क्या आ जाती है? HTML की एंटिटीज। एंटिटीज क्या होता है? व्हाट इज एंटिटीज? ठीक है, एंटिटीज मीन्स कि जैसे मान लो मैंने ये एक पैराग्राफ लिखा। ये वाला पैराग्राफ नीचे वाला हटा देते हैं, थोड़ी कंफ्यूजन होगी नहीं तो। अब मान लो मैंने पैराग्राफ लिख दिया। ठीक है। अब पैराग्राफ लिखने के बाद, अब जब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको वापस चलाता हूँ, तो देखो आई एम विवेक दिख रहा है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। पैराग्राफ लिखा। अब जो मुझे चाहिए कि मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाऊं जिसमें मैं HTML सिखा रहा हूँ। ठीक है, मुझे HTML सिखानी है उस वेबसाइट में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये P का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मुझे दिखाना है कि ये जो कोड है मेरा, ये वाला कोड, ये जो कोड है, ये मेरा यहाँ पर दिखाई दे, इस पे। ठीक है। पर अगर मैं इसको लिखता हूँ कि चलो इस पैराग्राफ के अंदर ये वाला लिख देता हूँ, लिखा, इसको सेव किया, ये करा दो, तो ये यहाँ पे आया क्यों नहीं? क्योंकि ये तो पैराग्राफ के अंदर लिखा था ये वाला टैग। क्योंकि ये सोच रहा है कि ये टैग यहाँ चालू हुआ और यहाँ खत्म हो गया, और इस टैग को ये बोल रहा है कि ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे लिखें इसको? इसको लिखने का कोई तरीका तो होगा। तो एंटिटीज जो होती है वो ये डिसाइड करती हैं कि इसको लिखना कैसे है। इसको कैसे लिखेंगे पता है? पहले हम जो एंड वाला सिंबल है वो लगाएंगे। ठीक है, फिर LT। ठीक है, फिर उसके बाद कॉलर। ठीक है, फिर P, जैसे हम P लिखना है। ठीक है, फिर वापस से यही चीज लगाएंगे, एंड वाला सिंबल, और GT, और फिर वापस से। ठीक, अब ये देखो, ये थोड़ा सा नीला नीला सा, यहाँ पे थोड़ी सी गैप दे देता हूँ। अब देखो, अब जब मैं इसको सेव करूंगा ना, जैसे मैंने इसको सेव करी, ठीक है, तो जब मैं वापस जाऊंगा, देखो ये आ गया। दिस इज द वे टू राइट द HTML। ओके, द HTML ऑन द वेबसाइट। ये एंटिटीज बताती हैं कि कैसे राइट करना है। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। मतलब मैं, मतलब 100 150 एंटिटीज के टाइप होंगे। मैं सारी नहीं बता पाऊंगा, मतलब मैं क्योंकि अगर मैं सारी बताने लग गया तो हमारा 1 2 साल निकल जाएंगे HTML सीखने में। ठीक है, तो वो है ना, अपने को याद भी नहीं करनी है। अगर आप याद करने लग गए तो आपको भी 1 2 साल लग जाएंगे पूरी HTML सीखने में। पर हम वो चीज़ नहीं करेंगे ना। हम क्या करेंगे, हम है ना तरीके सीख लेंगे कि कैसे लिखते हैं।
फिर उसके बाद हम गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि हमको ये चीज़ चाहिए। ठीक है, अब जैसे मेरे को देखो, जैसे मुझे लगाना है पाउंड, मुझे पाउंड का सिंबल चाहिए। तो एंटिटीज जो होती है ना, ये डिसाइड करती है पाउंड का सिंबल कैसे लगाना है। ठीक है, अब मुझे लगाना है पाउंड का सिंबल, तो मैं लिखूंगा, जैसे मैंने पैराग्राफ लिया और मैंने लिखा कि पाउंड इज रिटन लाइक दिस, पाउंड इज रिटन लाइक दिस। ठीक है, और फिर पाउंड का सिंबल के लिए हमने लिखा एंड पाउंड, पी ओ एन डी। और ये देखो, ये HTML मुझे पहले से बताने लग गया कि आपका, आप है ना पाउंड लिखना चाह रहे हो, और ये मैंने कोलन लगा दिया। ठीक है, और जब मैं इसको सेव करूंगा तो देखो ये पाउंड का सिंबल आ गया, ये देखो ये दिख रहा है, ये पाउंड का सिंबल आ गया। द वे, ये एंटिटीज के ये काम होते हैं। ठीक है, अब मान लो मेरे को कॉपीराइट का सिंबल लगाना है। मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, सारी चीजें नहीं बता रहा हूँ, कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि ऐसे लिखना है। ठीक है, अगर सारी चीजें बताने लग गए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और क्या क्या है वो सब कुछ, मतलब आपकी आगे की चीजें छूट जाएंगी। CSS के लिए हमारे पास कम टाइम होगा, जावास्क्रिप्ट के लिए, बैकएंड के लिए कम टाइम होगा। इसलिए जो HTML है उसको 70% सीखना इज इनफ। फिर आप गूगल पे जाइए, गूगल पे उसकी एग्जांपल्स देखिए, फिर आप प्रैक्टिस करिए तो आपको हो जाएगा। अब जैसे मैं लिखता हूँ कॉपीराइट, कॉपीराइट के लिए हम पैराग्राफ लिखते हैं पहले। देखो ये कॉपीराइट के लिए खुद ही दे दिया इसने। ठीक है, हम टैब दबा के ये लिख लेंगे, ये कॉपीराइट के लिए खुद ही इसने लिख के दे दिया। ये VS कोड पे करने का ये फायदा है, ये खुद ही दे देता है चीजें। ठीक है, मैं इधर ही, ये देखो ये कॉपीराइट का सिंबल है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अब आप बोलोगे कि हम कैसे चले जाएं, मतलब कैसे देख लें कि कैसे मिलेगा हमको, अभी आप नहीं पढ़ा रहे हो तो बाद में हम कैसे देख पाएंगे। तो यहाँ पे कोड मिल जाएंगे आपको। अब अगर आप लिखेंगे ना कि HTML एंटिटीज, सर्च करो HTML एंटिटीज, रेफरेंस भी लिख देते हैं, रेफरेंस। ठीक है, और इधर इमेजेस में आ जाओ, ये बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। तो इमेज है, चलो कोई सी वेबसाइट पे चल के देखते हैं। HTML एंटिटीज, ये तो एग्जांपल्स बता रहा है, ये वाली वेबसाइट चेक करते हैं। ये देखो, ये सारी चीजें मिल गई हमको, कैसे इसको ऐड करना है। ये 3 तरीके दे दिए, देखो इसमें 3 तरीके कि कैसे परसेंटेज लगाएंगे, कैसे ये लगाएंगे। अब जैसे मेरे को ये ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी किया, मैंने इसकी जगह यहाँ पे लिख दिया एंड सेव कर दिया। फिर मैं ब्रैकेट बोलता हूँ, सॉरी उसके लिए। कुछ कुछ लोग ब्रैकेट बोलते हैं, कुछ कुछ लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं, पैरेंथेसिस। ओके, सो यही चीज़ है। और अगर इसके बाद देखें, इसके बाद कौन सा टॉपिक आता है, तो एंटिटीज तो हमारी हो गई है। चलो एंटिटीज आपको समझ में आ गई होंगी, एंटिटीज क्या होती है। इसके बाद हम देखते हैं सेगमेंटिक टैक्स। क्या, देखो मेरा क्या पता मेरा प्रोनाउंसिएशन आपको समझ नहीं आया, क्योंकि मेरे को प्रोनाउंसिएशन में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं लिख के बता देता हूँ सेगमेंटिक टैक्स। ओके, अब हम सीखेंगे सेगमेंटिक टैक्स। सेगमेंटिक टैक्स इधर आते हैं, ये आप हुआ सेगमेंटिक टैक्स कैसे लगते हैं। ठीक है, सेगमेंटिक टैक्स होता क्या है पहले ये बताता हूँ, फिर बताता हूँ क्या हो कैसे लगते हैं। अब देखो मान लो हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, और हमने वो वेबसाइट बना दी, तो कोई तो तरीका होगा ना कि उसको सही तरीके से बनाना। ठीक है, सेगमेंटिक टेक्स्ट क्या होता है कि जैसे पहले क्या होता था, थोड़े टाइम पहले जब हम HTML या फिर कोई सी वेबसाइट बनाते थे ना, तो उसको हम डायरेक्ट लिखना चालू कर देते थे कि ये आईडी है, ये आईडी है, इसको ऐसे कलर कर दिया, फिर ये आईडी का ये हेडर है, और फिर ये हेडर है, फिर उसके बाद मान लो हमने लिख दिया कि ये फुटर है, और फिर उसको कलर कर दिया। तो ये चीज़ अच्छी नहीं थी, ये जो ब्राउज़र था ना, उसकी उसके लिए ठीक नहीं था, उसके लिए पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो सेगमेंटिक टेक्स्ट आए, जब HTML3 आई तो सेगमेंटिक टेक्स्ट है। तो सेगमेंटिक टेक्स्ट क्या होते हैं, जैसे हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाने का ट्राई करते हैं, कौन सी वेबसाइट लें, कौन सी, चलो यहाँ पे तो रहने दो, हम ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए जाते हैं, जैसे ब्लॉगिंग वेबसाइट सर्च करते हैं। ठीक है,
ब्लॉगिंग वेबसाइट है, दिस इज द ब्लॉगर डॉट कॉम। ये क्या है? थीम्स है। ओके, ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, यहाँ पे लोग ब्लॉग डालते हैं अपने। ठीक है, और जब लोग ब्लॉग पढ़ते हैं ना, जैसे मैं आके ब्लॉग पढ़ा, मैंने इनका ब्लॉग पढ़ा, तो इनको पैसे मिलते हैं। ठीक है, पर मैं यहाँ पे सेगमेंटिक टैग बताने आया हूँ। तो देखो, सेगमेंटिक टैग क्या होता है, जैसे जब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ठीक है, तो दिस ये जो ये लोगो है, ये जो है, ये है क्या है, ये क्या है, ये जो है हेडर है। ओके, और ये जो है ना नीचे, और नीचे चलते हैं, कब तक आएगा, नीचे से आ जाते हैं, और ये जो है, ये फुटर है। तो सेगमेंटिक टैग आने के बाद क्या हुआ, जब हमको हेडर और फुटर डिजाइन करने के लिए आसानी हो गई, कि हमको पता चल गया कि कैसे डिजाइन करते हैं हेडर्स को और फुटर्स को। ठीक है, अब अगर मैं ये सेगमेंटिक टेक्स्ट जो है, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, ठीक है, और ये खोल लेता हूँ, इमेज खोल लेता हूँ, तो इसका आपको एग्जांपल मिल जाएगा। एग्जांपल इज लाइक ये ये सेगमेंटिक एलिमेंट्स टैग्स जो भी हम बोले वो ऐसे। अब ये हेडर, उसके बाद नेविगेशन, फिर ये असाइड एरिया है, आर्टिकल्स हैं, सेक्शन, ये एक ब्लॉग वेबसाइट का है एग्जांपल। ठीक है, फ्लोटर चार्ट बोलते हैं इसको, ये फुटर है। ठीक है, अब जिससे इसमें आते हैं, सबसे पहली वेबसाइट करता हूँ, दिस इज द हेडर, दिस इज द फुटर, ये जो साइड है यहाँ पे आर्टिकल्स हैं। ठीक है, और ये जो है ना, ये नेविगेशन बार है। हम इसको बनाना सीखेंगे, जब हम CSS पढ़ेंगे तब हम नेविगेशन बार भी पढ़ा मतलब करना सीखेंगे। ठीक है, कि कैसे बनाते हैं नेविगेशन बार। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि नेविगेशन बार होती क्या है। ठीक है, अब जैसे नेविगेशन बार का पता है फायदा क्या है, जैसे यहाँ पे सारी चीजें लिखी है, अब मैं इसके ऊपर जाऊंगा या फिर ये अबाउट किसी पे भी क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो डायरेक्ट मैं उस जगह पे रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। रिडायरेक्ट मीन्स कि मैं एक ब्लॉक पेज से दूसरी ब्लॉक पेज पे कैसे जा रहा हूँ, दिस इज द रिडायरेक्शन। ठीक है, जब आप साइबर सिक्योरिटी पढ़ेंगे या फिर जब आप कभी भी कुछ भी हैकिंग से रिलेटेड कोई ब्लॉग पढ़ेंगे या फिर पढ़ाई करेंगे, तब आपको रिडायरेक्शन का रियल वैल्यू समझ में आएगी कि रिडायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे मैं अभी साइबर सिक्योरिटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं HTML पढ़ा रहा हूँ। चलो अबाउट में जाते हैं, तो देखो ये अबाउट खुल गया। ठीक है, ठीक है, ये और तो कुछ नहीं है, बस सेगमेंटिक टेक्स्ट यही होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। सेगमेंटिक एलिमेंट हम देख लेते हैं, सेगमेंटिक एलिमेंट क्या होते हैं। देखो कुछ छोटा करो, सेगमेंटिक एलिमेंट्स लिखते कैसे। ठीक है, देखो बताता हूँ कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो हमने सेगमेंटिक एलिमेंट्स के लिए तरीका होता है, जैसे मान लो कि हमने लिखा पहले डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स को क्लोज करते हैं, फिर इसके अंदर लिखा मैंने समरी। ठीक है, अब इसमें लिख दिया आई, नहीं इसमें लॉरेन लिखते, लॉरेन वाला, लॉरेन। ठीक है, एंटर किया, और इधर आ गया, ये देखो, पर इसके अंदर कुछ है नहीं। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर लिख देते हैं, ये समरी है ऊपर की। 1 सेकेंड, इसको पीछे करते हैं, लॉरेन लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर लिख देते हैं लॉरेन, और सेव करते हैं। अल्ट जेड कर देते हैं ताकि पूरा एक ही स्क्रीन में आ जाए। अल्ट जेड करने से क्या होता है, एक ही स्क्रीन में आ जाता है पूरा। और फिर हम इसको क्रोम में जाएंगे, और क्रोम में जाके देखेंगे, देखो ये लॉरेम आया यहाँ पे, और इस लॉरेम की डिटेल्स, जैसे मैं एरो पे क्लिक करूंगा, तो ये लॉरेम को नीचे डायरेक्ट कर देगा। देखो ये आ गया। ऐसे बस ये सेगमेंटिक टैग यूज होते हैं, बट सेगमेंटिक टैग्स के स्ट्रक्चर देखेंगे हम सिर्फ। ठीक है, सेगमेंटिक टैग्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे ये सेगमेंटिक टैग्स का जो स्ट्रक्चर है ना, हम सिर्फ वही देखेंगे। हम सेगमेंटिक टैग्स का इतना यूज नहीं करेंगे, बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता, और बहुत सारे प्रोग्रामर इसको अवॉइड भी करते हैं। हम इस टाइप से बस इस डिज़ाइन से बनाने की कोशिश करेंगे। हम है ना, ये जो लॉरेम, ये जो इसको ऊपर नीचे करने बंद करने वाली चीज़ें हैं, ये जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से करेंगे। जब हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब हम इसको बनाना सीखेंगे। ओके, सो सेगमेंटिक टैग्स यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और इसके बाद जो आता है
इसके बाद आता है CSS। ठीक है, इसके बाद हम सीखते हैं CSS। ठीक, यहाँ तक का HTML पूरा खत्म हो चुका है। यहाँ पे HTML खत्म हो चुका है। HTML यहाँ पे खत्म क्यों हो चुका है? क्योंकि यार 70% HTML हम पढ़ चुके हैं। मतलब 70% तो नहीं, मतलब प्रैक्टिस वाइज 70% हम पढ़ चुके हैं। इससे ज़्यादा हम पढ़ेंगे ना तो हम HTML भूल जाएंगे, क्योंकि इतने सारे टैग्स और इतनी सारी चीज़ें हम कैसे याद रखेंगे। हमने इसमें क्या क्या चीज़ें सीख ली, देखो मैं आपको एक बार रिवाइज करवाता हूँ। हमने देखो सबसे पहले वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है वो सीखा। हमने टाइटल, स्क्रिप्ट, लिंक, मेटा टेक्स्ट क्या होते हैं वो सीखा। हमने हेडिंग और पैराग्राफ कैसे बनाते हैं वो सीखा। इमेज ऐड करना सीखा, लिंक ऐड करना सीखा, लिस्ट टेबल सीखे। ठीक है, फिर फॉर्म्स कैसे बनाते हैं वो सीखा। ठीक है, और फिर आईडी बनाना सीखा, एंटिटीज सीखा, एंटिटीज कैसे होती है, फिर सेगमेंटेड टेक्स्ट सीखा। ठीक है, अब हम सीखते हैं कि CSS क्या होती है। ठीक है, कि इतना इनफ है, HTML इतना इनफ है। अब हम CSS क्या होती है ये सीखते हैं। ठीक है, CSS के लिए हम क्या करेंगे कि CSS, देखो CSS होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का जो फुल फॉर्म होता है ना, इसमें देखो, इसमें बताता हूँ मैं आपको, इसमें बता देता हूँ कि जो CSS जो होती है वो क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल शीट, ठीक है। CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और ये जो होती है ना, ये हमारे HTML को स्टाइल देने के लिए होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर स्टाइल द HTML। मतलब कैसे, जब हम किसी भी पैराग्राफ पे कलरिंग करेंगे या फिर कुछ और चीज़ करेंगे तब ये काम आएगा। ठीक है, तब ये CSS काम आएगी। जब हम जैसे मान लो अब कोई इंसान है, ठीक है, वो इंसान है HTML, अब हमने उसको कपड़े पहना दिए, उसको ऊपर मेकअप वेकअप कर दिया, तो वो CSS की हेल्प से हमने वो किया। ठीक है, अब वो इंसान चल रहा है, उसकी इंसान का ब्रेन, वो जो है वो जावास्क्रिप्ट है। ओके, ऐसे। अब CSS का जो होता है ना, एक और जो, ठीक है, CSS जो होती है ना वो रिस्पॉन्सिबल होती है डिज़ाइन के लिए। ठीक है, और एक और चीज़ होती है CSS के लिए, मतलब कि CSS जो होती है ना हमारी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बना देती है। व्हाट इज द मीन ऑफ रेस्पॉन्सिव? यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि रेस्पॉन्सिव मीन्स कि जब हम जैसे हमारा एक वेबसाइट है, ठीक है, अब हम जब देखो कोई सी वेबसाइट खोलते हैं, कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, ये खोलते हैं यूट्यूब स्टूडियो, देखो क्या है, नई स्टैंड अप कॉमेडी कौन सी है ये। ओके, करीना टी लाइव आए थे 16 घंटे पहले, ये फालतू बातें कर रहा हूँ। तो यूट्यूब में हम आए, ठीक है। अब यू रिस्पॉन्सिव, अब मान लो किसी ने बोल दिया यूट्यूब रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है, तो कैसे है रेस्पॉन्सिव वेबसाइट यूट्यूब? यूट्यूब रेस्पॉन्सिव वेबसाइट ऐसे है क्योंकि यूट्यूब इस लैपटॉप में कुछ और दिख रहा है, और जब हम मोबाइल में चलाएंगे वो कुछ और दिखेगा। वो मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। मीन कैसे, देखो देखो ऐसे इसमें करके बताता हूँ। जैसे मान लो ये यूट्यूब है, सबको बंद करते हैं, ये यूट्यूब है, हमने इसको छोटा किया, ठीक है। तो ये देखो, ये यूट्यूब ने अब उसके हिसाब से अपने आप को छोटा कर दिया, ठीक है। अब अगर हम यूट्यूब को देखो, ये जो यूट्यूब इसकी स्क्रीन बड़ी करते हैं, तो ये अपने आप अपने से एडजस्ट हो रही है, ये एडजस्ट हो रही है। इसको देखो, इसको और बड़ा करते हैं, ये देखो ये, ठीक है। दिस इज द, इसको रेस्पॉन्सिव वेबसाइट कहते हैं, जो स्क्रीन के हिसाब से अपने आप को एडप्ट कर ले। ठीक है, ये होती है रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। समझ रहे हैं? ठीक है, जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके, सो ये इसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। ठीक है, अब जो मोबाइल में अलग दिखेगी टैबलेट के हिसाब से, टैबलेट का मतलब इतना बड़ी होती होगी टैबलेट, मुझे नहीं पता, मैंने तो इतनी कभी चलाई नहीं, इतनी बड़ी होती होगी टैबलेट। ठीक है, तो ये उस अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेगी। ठीक है, मोबाइल इससे और छोटा, इससे ज़्यादा छोटा होगा, मोबाइल इससे और छोटा हो तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगी। ये जो है ये नेविगेशन बार हो गया इसका, ठीक है, वही है। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि CSS होती क्या है।
अब CSS जो होती हैं इसको लगाने के मतलब जब हम इसको अपनी वेबसाइट में लगाएंगे तो उसको लगाने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला कि हम CSS को लगा दें इस तरीके से। मान लो ये हमने यहाँ पे, ठीक है, हमने एक पैराग्राफ लिखा। ओके, हमने एक पैराग्राफ लिखा और हमने पैराग्राफ लिखने के बाद इसमें लिख देते हैं हेलो आई एम एंड टीचिंग यू CSS नाउ। ओके, CSS टीचिंग CSS। अब मुझे इसको ब्लैक करना है तो 3 टाइप है। या तो हम इंटरनल CSS का इस्तेमाल करें या हम एक्सटर्नल CSS का इस्तेमाल करें, ठीक है, या फिर हम इनलाइन CSS का इस्तेमाल करें। ठीक है, ये तीनों CSS हैं। ये तरीके हैं CSS को हमारी वेबसाइट में लगाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनलाइन CSS देखते हैं कि इनलाइन CSS कैसे लगाते हैं। ठीक है, अब इनलाइन CSS के लिए क्या करेंगे, इनलाइन CSS लगाना मतलब जो के पास आए एरो के अंदर और गैप दिया और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल। ठीक है, और स्टाइल में हमने लिख दिया कि इसका कलर हो जाए, इसका कलर क्या हो जाए, इसका कलर हो जाए रेड। ठीक है, कलर क्या हो जाए, इसका रेड हो जाए। ठीक है, तब इसका कलर रेड हो जाएगा। ओके, 1 सेकेंड। क्या अच्छा हाँ, यहाँ पे हम, ठीक है, तो इसका कलर हो जाए रेड, इसका कलर रेड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो रेड नहीं देख, अब यहाँ पे आता हूँ, हमने ये नहीं लगाया। ठीक है, ओके, तो इसका कलर रेड होना चाहिए। ये देखो इसका कलर रेड हो गया। ठीक है, तो हमने CSS की हेल्प से इसको रेड कर दिया, वो करा हमने इनलाइन CSS की वजह से। पर इनलाइन CSS एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि जब आप है ना, अभी तो आप अकेले वेबसाइट बनाएंगे, जब आप पूरी टीम के साथ वेबसाइट बनाएंगे ना, जब वो 20 20 30 लोग एक वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, तब इस तरीके से वेबसाइट बनाना बहुत ज़्यादा, मतलब दुख हो जाएगा आपके लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी कि यार क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, और जब इसको हमको डिबग करना होगा तब तो और ज़्यादा प्रॉब्लम। ठीक है, तो इनलाइन CSS हम इग्नोर करते हैं, इनलाइन CSS हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, दूसरी आती है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS कहाँ यूज होती है पता है, ये जो है हेड, इसके अंदर हमने लिख दिया स्टाइल नाम से, स्टाइल नाम से टैग है स्टाइल। अब इसके अंदर जैसे पैराग्राफ है तो हम लिखेंगे पैराग्राफ, और पैराग्राफ जो है उसका कलर जो है रेड कर देते हैं। रेड हो जाएगा, रेड हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेमी कोलन लगा दें। Red, ठीक है, अब ये ऐसे हम क्या लिखते हैं, इंटरनल CSS। ठीक है, अब मान लो हमको और भी क्या करना है, हमको पूरी जो बॉडी है, ठीक है, चलो अब एक और दूसरी बात है कि अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया कि यहाँ पे स्टाइल लिख देते हैं स्टाइल, और जो कलर है वो लिख देते हैं येलो। तो किसकी बात मानेगा ये इसकी बात मानेगा, इंटरनल CSS की, या फिर ये इनलाइन CSS की बात मानेगा। ठीक है, ये किसकी बात मानेगा आप खुद देखो, ये बात मानेगा इनलाइन CSS की। क्यों, क्योंकि इनलाइन CSS सबसे बाद में एप्लीकेबल हुई है। जैसे ये कोड पढ़ता पढ़ता ऐसे 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 आया और फिर इसको दिखा रेड, तो इसने पहले रेड कर दिया, फिर इसने देखा कि यहाँ पे ये वाली CSS एक और लगी है, फिर यहाँ पे इसने एक और CSS देख ली तो इसने ये वाला कर दिया, तो इसलिए ये बाद में इनलाइन CSS को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। ठीक है, पर इनलाइन CSS इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। ओके, अब जैसे ये चीज़ हो गई। अब जैसे मुझे करना है कि हमारी जो बॉडी है, ये जो बॉडी टैग है, हम इसको कर देते हैं ब्लैक पूरा इसका। चलो इसका बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड जो कलर है उसको हम कर देते हैं ब्लैक।
ठीक है, ये देखो पूरा जो बैकग्राउंड है ये पूरा ब्लैक हो गया। ओके, सो नाउ ये तो थी इंटरनल सीएसएस। ठीक है, अब हम एक्सटर्नल सीएसएस देखते हैं, इसको हटा देते हैं, स्टाइल को इसको हटा देते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस के लिए क्या करेंगे, हम इस तरफ आएंगे और प्लस का जो साइन है ना, न्यू फाइल, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि इंटरनल एक्सटर्नल सीएसएस के लिए फाइल बनाएंगे। जैसे हम फाइल बनाते हैं होम डॉट सी एस एस। ठीक है, और ये फाइल बन गई सी एस एस की भी। ठीक है, और यहाँ हमको डायरेक्ट लिखना चालू कर देना है कि जो ये था ना, देखो इसका साइड देखते हैं पहले, ये कौन सी कलर की, रेड की है। तो हम एक काम करते हैं कि जो पैराग्राफ जो था उसका जो कलर है वो हम रख देते हैं ब्लू। ठीक है, और बॉडी का जो कलर है वो हम एक काम कर, उसका बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर बैक, खुद ही हमको लिख के दे देगा तो इतना कोई परेशानी की जरूरत है। उसका हम कलर कर देते हैं लाइट ब्लू। नहीं, लाइट ब्लू नहीं करता हूँ, लाइट ब्लू की जगह हम रेड कर देते हैं। ठीक है, हम्म, ठीक है। अब देखो मैं डायरेक्ट जा रहा था। अब इसको है ना, इसको जब हमें कनेक्ट करना है, अब ये जो एक्सटर्नल सीएसएस के लिए हमने एक फाइल तो बना दी, अब हम इसको एचटीएमएल कनेक्ट कैसे करें, तो इधर आएंगे और एचटीएमएल में लिखेंगे लिंक। और इसमें लिखेंगे, वन सेकेंड, वो मेरा फ़ोन आ रहा है, 2 मिनट मैं म्यूट करता हूँ। हेलो, चलिए हम वापस आते हैं, काम करते हैं हम, काम करते हैं। ओके, हम एक्सटर्नल सीएसएस कर रहे थे। ओके, हम एक्सटर्नल सीएसएस को ऐड करना देख रहे थे। ठीक है, एक्सटर्नल सीएसएस के लिए ऐड करने के लिए क्या करेंगे, मैं वापस से देखता हूँ, इसको लिंक को हटाते हैं, वापस से लिखते हैं, लिंक लिखते हैं। ठीक है, इसके अंदर जाते हैं और लिखते हैं कि कौन सी जो है एच आर ई एफ। ठीक है, और इसके अंदर हमारा जो ये है, जो हमारी स्टाइल शीट थी, जो हमारी स्टाइल शीट थी इसका नाम इसके अंदर लिख देते हैं, होम डॉट सी एस एस। ठीक है, और यहाँ पर इस जो ये जो लिंक है, ये हमने क्या, तो उसका लिख देते हैं हम नाम। हमने क्या स्टाइल शीट कनेक्ट करी है। ठीक है, स्टाइल शीट। ठीक है, अब जब हम इसको सेव करेंगे तो इसकी जो ये लिखा है ना वो प्रॉपर्टी आ जाएंगी इसमें और ये HTML में कनेक्ट हो जाएगी। तो देखो, जो टेक्स्ट जो पैराग्राफ था वो था ब्लू और जो बैकग्राउंड था वो हो गया रेड। तो जब हम इसमें जाएंगे, देखो हमने ब्लू यहाँ पे सेट किया था और यहाँ पे हमने रेड सेट किया था, तो हम आ गए। ठीक है, इस ऐसे हम जो है, ये 3 वे है। ठीक है, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन सीएसएस। ठीक है, और हम ज़्यादातर जो है, मतलब ज़्यादातर वेबसाइट्स और सारी वेबसाइट लगभग 99% जो वेबसाइट है, ठीक है, वो इसको यूज़ करती है एक्सटर्नल सीएसएस को। ओके, हेलो, हेलो, कौन है ये, हेलो, बोलिए, आपको कुछ डाउट है। आई डोंट नो दिस लैंग्वेज। आई डोंट नो दिस लैंग्वेज, मुझे नहीं पता। इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी एक में लिखिए। ओके,
हे या आपको कुछ डाउट है? यू हैव एनी डाउट्स? फाइन ब्रो, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ रहे हैं, सो सॉरी फॉर योर ओके। सो अब हम आगे देखेंगे कि आगे हम कैसे मीन्स बॉक्स मॉडल और मार्जिन कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे हम लिंक कर सकते हैं, बटन कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, हाउ टू ऐड ए बटन, हाउ टू ऐड ए लिंक, नेविगेशन मेन्यू हम कैसे बना सकते हैं। नेविगेशन मेन्यू हम कल या फिर परसों की क्लास तक कवर कर लें। नेविगेशन मेन्यू बोल सकते हैं, नेविगेशन बार भी बोल सकते हैं। ओके, हम है ना उसको कल या फिर परसों वाली जो क्लास होगी या फिर कल जो वीडियो आएगी या फिर परसों जो वीडियो पोस्ट होगी, हम उसमें देख लेंगे कि कैसे करना है। ओके, सो अब इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि फ्लोट और नहीं, फोन नहीं, हम करते हैं बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर, ये कैसे ऐड करते हैं। ओके, बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर कैसे ऐड की जाती है। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि कमेंट से कमेंट कैसे करते हैं। हमको मान लो कमेंट कमेंट करना मतलब, जैसे मुझे ये चीज़ कमेंट करनी है, मतलब ये चीज़ सिर्फ कोड में दिखे कि हाँ हमने कुछ लिखा है, ठीक है, बट वो एप्लीकेबल नहीं हो उस कोड में, ठीक है, मतलब वो कोड में एडिजिबल नहीं हो पर हमें वो कोड में दिखे, उसको कहते हैं कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट आर यूज टू एक्सप्लेन द कोड एंड मे हेल्प व्हेन द एडिट द सोर्स कोड एट द लेटर डेट, मतलब आप है ना जब तुमको हेल्प करेगी बाद में एडिट करने के लिए, ठीक है, उसका कमेंट का काम होता है। अब मुझे इस चीज इस पूरे लाइन को कमेंट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? मैं लिख दूंगा यहाँ पे, इस तरफ आते हैं, मैं लिख दूंगा स्लैश स्टार, ठीक है, और इसके बाद तो यहाँ पे लिख देंगे स्टार, ठीक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन कमेंट हो जाए। तो देखो ये जो रहेगी, ये इधर इधर एप्लीकेबल नहीं रहेगी। ओके, इस इस तरह से हम कमेंट करते हैं, ऐसे हम कमेंट करेंगे। अब कलर करने के लिए तो मैंने बता दिया कि कलर कलर कैसे करते हैं। कलर जैसे हमको कुछ कलर करना है, तो बॉडी का जो कलर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, और कलर मुझे करना है हुआ तो हम सेव करेंगे और ये कलर चेंज हो जाएगा। पर हमने कलर तो नहीं होता हो सकता, तो बॉडी का जो कलर है, बॉडी तो पूरी वही है ना, तो इसलिए हम बैकग्राउंड कलर यूज़ करेंगे बॉडी के लिए। कुछ कुछ चीज़ें हैं हमको, हम जब प्रैक्टिस करेंगे तभी वो चीज़ें आएंगी। ये देखो ये चेंज हो गया, ठीक है, तो बहुत सारे कलर्स हैं। अब जैसे हम इधर आते हैं और ये जो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, मान लो इससे आ गए, तो ये देखो ये हमारे हमको कलर पिकर दे देगा कि कैसा भी आप कलर सेट कर सकते हैं। हमको ज़्यादा कुछ डिफाइन नहीं करना है, फालतू की जो चीज़ें हैं वो नहीं पकड़ के चलनी है, ठीक है, हम ज़्यादा कुछ फालतू काम ना करें, ऐसे हम कलर डिसाइड कर सकते हैं। ओके, कलर पिकर का ये फ़ायदा है, ये VS कोड में फ़ायदा है, ये हमको है ना नोटपैड में नहीं मिलेगा, हमको दूसरे IDEs जो होते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए, हमें ये उसमें नहीं मिलेगा। ओके, सो ये चीज़ थी, ठीक है। इस ऐसे हम बैकग्राउंड कलर देखते हैं और ऐसे हम नॉर्मल कलर देखते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं बॉर्डर्स पे कि हाउ टू ऐड अ बॉर्डर, ठीक है। अब बॉर्डर ऐड करनी है। अब मान लो ये है, ये हेलो आई एम विवेक एंड आई एम टीचिंग यू CSS, ठीक है, ये पैराग्राफ है, ठीक है। अब मैं इसकी आईडी दे देता हूँ, इसकी आईडी दे देता हूँ, तो मुझे पता है ये चलो ये आईडी वाला कॉन्सेप्ट बताऊँ आपको, यहाँ देखो, मुझे अब ये आईडी और क्लास में भी बताऊंगा आपको कैसे डिफाइन करनी है, ठीक है। चलो आईडी क्लास पहले बता देता हूँ, मैं आईडी क्लास पहले बता देता हूँ। देखो ये आईडी है, अब ये आईडी को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ CSS की में, ये हैशटैग लगा के, हैशटैग लगा दिया मैंने विवेक, ठीक है, और इसके लिए कलर दे देते हैं, कलर, और कुछ भी कलर ले लें, ये देखो ये कलर कलर चेंज हो गया, ठीक है। ऐसे आईडी हमको करना है, ठीक है, और अगर कोई क्लास है,
ठीक है। और मान लो कोई क्लास है, इसको रेप्लिकास बना लेते हैं, इसके इसके रेप्लिकास बनाते हैं। इसकी क्लास ले लेते हैं हम। ठीक है, इसकी क्लास लेते हैं वी। क्लास ले लिया हमने वी। ठीक है, देखो ये क्लास भी होगी। और इस अगर इस क्लास को हमको करना है तो हम लगाएंगे डॉट के हेल्प से। ओके। और इसका कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। कलर कलर कौन सा लेंगे हम? इसका कलर ले लेते हैं ब्लू और फिर इसको सेव करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमने लगा दिया। ये आईडी और सिलेक्टर्स यहाँ काम आते हैं। जैसे मुझे पर्टिकुलर किसी भी पैराग्राफ पे करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। जैसे अब मुझे इसको इसकी आईडी में दे देता हूँ, कुछ और दे देता हूँ, व्यू। तो यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। इसको हटा देते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही पैराग्राफ पर ध्यान देना चाहता हूँ, इस पैराग्राफ पर। ठीक है, अब देखो ये आईडी मैंने करना बता दी कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब ये जो व्यू नाम की आईडी है, ठीक है, उस पर ये चीज हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद हम सीख रहे थे कि हाउ टू ऐड अ बॉर्डर। बॉर्डर कैसे? कि ये जो है, ये जो हेलो है, ये जो लिखा है हेलो आई एम टीचिंग यू वेट। ठीक है, ये तो मैंने हटा दिया। तो एक बार इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, हेलो आई एम टीचिंग यू सी एस एस। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको कुछ और कलर दे देता हूँ। इसका कलर हटा देता हूँ मैं। फिर ब्लैक में हो जाएगा, वैसे डिफ़ॉल्ट ब्लैक में होता है ना। ठीक है, हेलो आई एम टीचिंग यू सी एस एस, हेलो, है ना। ठीक है, तो अब हम काम करते हैं, इसको बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर क्या होती है कि जब हम यहाँ पे जाएंगे तो ये जितना भी है ना, ये लिखा हुआ इसके आसपास बॉर्डर बन जाएगी। बॉर्डर समय बॉर्डर पिक्चर देखिए आपने, बस फेंसिंग हो जाएगी एक टाइप से। ठीक है, अब ये बॉर्डर बॉर्डर के लिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर बॉर्डर, बॉर्डर, बॉर्डर। ठीक है, और बॉर्डर स्टाइल, नहीं बॉर्डर सिर्फ बॉर्डर, बॉर्डर कलर कौन सा? ब्लैक। ठीक है, बॉर्डर कलर ब्लैक हो गया, हो गया। एक सेकेंड, इसको डिलीट करता हूँ। और इज द रीजन ऑफ बॉर्डर कलर, इसको हटाते हैं। बॉर्डर स्टाइल करते हैं, क्योंकि बॉर्डर का कलर डिफ़ॉल्ट में ब्लैक ही होता है तो हम ब्लैक ही कर देते हैं, हम पागलों जैसे। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल करते हैं और स्टाइल में हम लिखते हैं बॉर्डर की स्टाइल हो डॉटेड। ठीक है, और जब डॉटेड स्टाइल हो, देखो ये बॉर्डर लग गई और बॉर्डर की जो स्टाइल है वो डॉटेड लग गई। ये देखो ये बॉर्डर लग गई है, छोटा करता हूँ, लग गई बॉर्डर कितने, क्योंकि ये एक डिवीजन में था। ठीक है। ठीक है, अब हमने बॉर्डर की स्टाइल बहुत सारी होती है। ठीक है, बहुत सारी बॉर्डर्स की स्टाइल है। जैसे डैश डैश भी होती है। ठीक है, और भी होती हैं। और कौन कौन सी होती है? एक डैश डैश हो गई, एक नन, कोई भी स्टाइल नहीं है। एक इनसेट होती है, एक डबल भी होती है, एक सॉलिड भी होती है। सॉलिड करके देखते हैं, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड। ये जो है, ये डॉट डॉट की जगह पूरे एक लाइन होकर आ गई। ठीक है, और देखो और भी मैं आपको बताता हूँ, और कौन कौन सी। एक ग्रोव नाम की भी होती है। ग्रोव, ग्रोव मैंने बहुत कम यूज़ करी है पर मैं बताता हूँ कैसे। ग्रोव बहुत पहले पढ़ी थी ये। ग्रोव, देखो ये कैसी बॉर्डर हो गई। ठीक है, ये स्टाइल डिफाइन करता है बॉर्डर की, ये बॉर्डर की स्टाइल कैसी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम देखें तो हम है ना बॉर्डर, जैसे हम बॉर्डर लिखे ना, बॉर्डर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, बॉर्डर, अब जैसे हम है ना बॉर्डर की जो स्टाइल है, जैसे चलो मान लो स्टाइल जो थी, ठीक है, वो तो हमने लिख दी सॉलिड। स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, सॉलिड। ठीक है, सॉलिड लिखने के बाद अब हम मान लो हमें चेंज करनी है बॉर्डर बॉर्डर की विड्थ। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? बॉर्डर विथ 5 पिक्सल, नहीं 10 दे देते हैं, 10 पिक्सल। ठीक है, ये देखो बॉर्डर कितनी बड़ी होगी, हमने विड्थ सेट कर दी बॉर्डर की। ठीक है, ऐसे।
ये हमने बॉर्डर की विड्थ सेट कर दी। ठीक है। और चीज़ देखते हैं, और कुछ देखते हैं, और देखते हैं बॉर्डर में। वन सेकेंड। हम देखो और कुछ देखते हैं बॉर्डर में, और क्या क्या लग सकता है। देखो, एक और चीज़ बताता हूँ, और क्या है। जैसे हम है ना डायरेक्टली हम सेट कर सकते हैं बॉर्डर की विड्थ है ना, हम इसको इसके अंदर भी लिख सकते हैं। तब भी ये इतनी आएगी। कौन सा ऐसा क्या हो गया अचानक। विड्थ को ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, विड्थ को ऐसे नहीं लिख सकते। अब जो नई चीज़ है, ठीक है। अ, और देखते हैं और क्या क्या है। बॉर्डर विड्थ तो आ गई। अब बॉर्डर कलर कैसे लगाएंगे हम। बॉर्डर का कलर देखते हैं। बॉर्डर कलर पे आए, और हमने कलर सेट कर दिया। बॉर्डर का कलर एक्वा होना चाहिए। ये जो जो आ रहे हैं मुझे कलर के नाम याद नहीं आते, तो कोई बॉर्डर का कलर चेंज हो गया। ऐसे हम बॉर्डर का कलर लगाते हैं। ठीक है। ऐसे हम बॉर्डर का कलर लगाते हैं। सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं एक एक करके, कि कैसे हम बॉर्डर पे वो लगाएंगे, कैसे बॉर्डर का कलर लगाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद क्या है। हम है ना बॉर्डर को चार तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। मतलब मतलब ये चारों तरीके। जैसे अब मान लो मुझे नीचे की तरफ डॉटेड चाहिए, और ऊपर तीनों तरफ जो होना चाहिए वो सॉलिड होनी चाहिए। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से करूँगा कि बॉर्डर बॉर्डर स्टाइल। ठीक है। डॉटेड डॉटेड। ठीक है। और कहाँ से, नीचे की तरफ से। ठीक है, नीचे की तरफ से। तो बॉटम। ये नीचे से ये डॉटेड हो गई, और ऊपर से सॉलिड है। ठीक है। नीचे से ये डॉटेड हो गई, और ऊपर से ये सॉलिड है। ओके, ये हो गया। ठीक है। इस ऐसे हम चारों तरीके से चेंज कर सकते हैं, हम कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये तरीका है कि बॉर्डर को कैसे मतलब एक ही, सिर्फ हमको एक ही तरफ से हमको अगर डॉटेड चाहिए, या फिर एक ही तरफ से हमको नॉर्मली सॉलिड चाहिए, तो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे क्या है। इसके आगे हम क्या करते, ओके, अब हम इसके आगे बॉर्डर की रेडियस डिफाइन करते हैं। ठीक है। बॉर्डर की रेडियस क्या है। इसको डॉटेड को हटा देते हैं। बॉर्डर रेडियस। ठीक है। और बॉर्डर रेडियस करते हैं हम 10 पिक्सल। अब देखो, ये जो है ये राउंड हो गई। ये जो है रेडियस इसकी राउंड हो गई, देखो। ठीक है। ऐसे ऐसे हम इसको राउंड कर दिया हमने। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं इस पे। हमने बॉर्डर रेडियस कैसे चेंज करते हैं वो सीख लिया। अब और देखते हैं हम। बॉर्डर बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर विथ, बॉर्डर स्टाइल हो गया। देखिएगा, खुद ही इसलिए देखिएगा, मैं बताऊंगा, बट आप खुद से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर मैं सारी चीज़ें ही बता दूंगा, अगर आप कुछ एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे, तो फिर मतलब नहीं है। ओके। अब इसके बाद क्या है, बॉर्डर की मार्जिन। ठीक है। मार्जिन क्या है बॉर्डर की। तो बॉर्डर की मार्जिन जैसे कैसे डिसाइड करते हैं, कि हमने मान लो, देखो मैं लिख के बताता हूँ कि मार्जिन। ठीक है। मार्जिन मार्जिन ठीक, मार्जिन लिखते हैं। मार्जिन जो है 70 पिक्सल। कुछ भी जो मन में आए, अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जो मन में आ रहा है वो बता रहा हूँ। ठीक है। तो देखो, ये मार्जिन अपने आप आ गई, पर मेरे को यहाँ नहीं चाहिए थी, मुझे टॉप से चाहिए थी। तो देखो, टॉप से 70 मार्जिन कम है। ठीक है। टॉप से मार्जिन हम चाहिए 200 px। तब भी नहीं। वन सेकेंड। बॉटम से लेते हैं।
मार्जिन फ्रॉम राइट, 100 px, फिर भी वही। अच्छा ये देखो, ये राइट से इतनी मार्जिन खिसक गई इसकी, ये इतनी छोड़ दी। देखो अगर आपको बिलीव नहीं हो तो इसको हटाते हैं। अब देखो ये वापस वहीं चलेगी। ये मार्जिन सेट करता है कि कहाँ से हमारी मार्जिन आनी चाहिए। मार्जिन आपने स्कूल में नहीं देखा था, जब हम कॉपीज में लिखते थे तो पास में एक लाइन ड्रॉ हुई होती थी लेफ्ट साइड में, कि उसमें हम क्वेश्चन नंबर लिखते थे, उस तरफ हम आंसर की हेडिंग डालते थे, फिर हम इस तरफ से, तो वो मार्जिन है। तो वो दिस इज द वे। ओके, ये मार्जिन कैसे लिखते हैं, हम किधर से भी लिख सकते हैं, पर हम ये फ्लैक्स बॉक्स की मदद से करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से डिफाइन होगी। अगर हम ऐसे नॉर्मली लिखेंगे तब हमको ज़्यादा वो नहीं होगा। जब हमारे पास फ्लैक्स बॉक्स आएगा ना, जब हम फ्लैक्स बॉक्स सीखेंगे, सीएसएस में होता है टॉपिक होता है फ्लैक्स बॉक्स की, कैसे हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो तब मज़ा आएगा। ठीक है, और हम आगे आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे हम पैडिंग पैडिंग समझते हैं, पैडिंग क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम जाएं, इधर जाते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, वेब पेज पे जाए, ये राइट क्लिक करना और इंस्पेक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये दिखाएगा। ठीक है, ये जो है बॉक्स मॉडल है, सीएसएस का बॉक्स मॉडल है ये। कैसे आएंगे हम इस पे, इसको कट करता हूँ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, ये अगर समझ लिए, बॉक्स मॉडल अगर समझ लिया तो बहुत कुछ समझ आएगा। मैं कल फिर से इसको समझाऊंगा, अगर अभी आपको समझ नहीं आएगा, कल जो न्यू क्लास जो होगी मैं फिर से उसमें ये बताऊंगा। ठीक है, ये किया, राइट क्लिक किया, नीचे आए, इंस्पेक्ट किया, और यहाँ पे स्क्रॉल करा, ये देखो बॉक्स मॉडल आ गया। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बड़ा हो नहीं रहा है, ये नहीं होता भाई। ठीक है, अब बॉक्स मॉडल समझते हैं। देखो ये देखो, ये इसने बता दिया किस, जो मार्जिन है ना, ये जैसे ये हमारा बॉक्स है, ये इसके अंदर का कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो पैडिंग है, पैडिंग मीन्स जो स्पेसिंग है बॉक्स के ऊपर की, जैसे ये जो है ना, ये जो टीचिंग लिखा है इसके ऊपर थोड़ी सी स्पेस दिख रही है, दिस द ये पैडिंग है। इसके ऊपर बॉर्डर और उसके ऊपर मार्जिन। ठीक है, कि कितनी मार्जिन छोड़नी है, जैसे इसमें टॉप से मार्जिन छुटी हुई है। ठीक है, इतनी टॉप से इतनी मार्जिन छुटी हुई है। क्यों टॉप से क्यों छुटी हुई है, क्योंकि हमने इसमें मार्जिन दे रखी है, मार्जिन फ्रॉम टॉप 30 पिक्सल। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग कैसे लिखेंगे, पैडिंग, ठीक है, पैडिंग हम लिख देते हैं 20 px। ये देखो, ये 20 px की पैडिंग हो गई। अगर हमको सिर्फ ऊपर से ही पैडिंग देनी हो तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये अगर हमको ऊपर से और नीचे से दोनों से पैडिंग देनी है तो यहाँ पे हम बॉटम लिख सकते हैं। बॉटम से क्या पता हो ना हो, नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, अब इसके लिए अलग से लिखते हैं। हमें कहाँ पे नीचे चाहिए थी ना, बॉटम। अब हो जाएगा। देखो अब सिर्फ पैडिंग, सिर्फ अगर जैसे लेफ्ट है, लेफ्ट, लेफ्ट से भी अगर हमको पैडिंग चाहिए तो हम लिख देंगे लेफ्ट। ठीक है, और कितनी की चाहिए, 20 px की चाहिए, 200 पिक्सल की चाहिए, 20 पिक्सल की, चलो 20 पिक्सल। देखो ये पैडिंग हो गई। चलो थोड़ा और खसकाते हैं इसको इधर, यहाँ पे हम 200 कर देते हैं। देखो ये चेंज हो गई। ठीक है, ऐसे हम पैडिंग दे सकते हैं। ओके, अब इसके बाद जो पैडिंग हो चुकी है, चलो हम राइट से भी एक पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग चलो राइट से तो इतनी पैडिंग है ही, मिल ही चुकी है। ठीक है, इसमें इसकी जगह हम लिखते हैं लोरेम, लोरेम वाले लिखते हैं। देखो अब पता पड़ जाएगा। अब देखो हमको राइट से पैडिंग देनी है ना, अब हम राइट से पैडिंग देते हैं। देखो,
रुको रुको रुको, कुछ कुछ प्रॉब्लम है। हमने ज़्यादा पैडिंग दे दी। नहीं, हमने सही पैडिंग दी है। कम करते हैं, कम देते हैं। हमने बॉक्स मॉडल के हिसाब से ज़्यादा कम पैडिंग दी है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इन तीनों तीनों को कमेंट आउट करते हैं। कमेंट करना मैंने सिखाया था, कैसे कमेंट करते हैं। अब इसमें दे देता हूँ 200। अब देखो, अब चल जाएगा। देखो ये कितनी पैडिंग मिल गई इसको। वो ना यहाँ पे रोक रहा था उसको। कुछ कुछ जगह जो होता है चीज़ें रोकता है, कुछ कुछ जगह चीज़ें नहीं होने देता है। तो ऐसे में हमको ये करना है। ठीक है, तो मैंने पैडिंग लिखना सिखा दिया। देखो हमने सीएसएस में कितनी चीज़ें सीख ली आज। ठीक है, हमने कलर कलर लगाना सीख लिया। हमने बैकग्राउंड में कलर करना सीख लिया। हमने आईडी सिलेक्टर्स, क्लास सिलेक्टर्स पढ़ लिए। ठीक है, हमने बॉर्डर की स्टाइलिंग, कलर, रेडियस, बॉर्डर को कैसे टॉप से मार्जिन करना है, कैसे चारों तरफ से मार्जिन करना है, हमने ये पढ़ लिया। हमने पैडिंग जो है उसको पैडिंग कर दी हमने। ठीक है, पैडिंग को टॉप से लेके पैडिंग कर दी, टॉप बॉटम और लेफ्ट चारों तरफ से हमने पैडिंग कर दी। ठीक है, तो हमने इतना सब कुछ सीएसएस में पढ़ लिया। हमने एचटीएमएल में एंटिटीज पढ़ ली, सेगमेंटिक टेक्स्ट पढ़ लिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में